5,000 करोड़ का घोटाला और क्या फिर से संविधान खतरे में है। मैं कुछ लिख के लाया हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन आपको बताऊँगा। बहुत सारे सवाल हैं जो कुछ भी हो हल्ला से पहले उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, नेशनल हेराल्ड केस क्या है। सवाल नंबर 2, नेशनल हेराल्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल क्यों। सोनिया को आरोपी नंबर 1, राहुल को आरोपी नंबर 2। क्या मोदी शाह जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। क्या विपक्ष के हिसाब से ये जो बदले की राजनीति है क्या वो सच है। अगर वो सच है तो 7 साल प्रोसेस क्यों की ईडी ने। देखिए विपक्ष का ये हो हल्ला है, ये हो शोर शराबा है ये कि मोदी और अमित शाह ये बदले की भावने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर बदले की राजनीति होती तो 19 दिसंबर जब ये 2015 को सबसे पहले मामला उठा था और उसके बाद 2022 में पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद 2025 में चार्जशीट दाखिल हुआ, तो ये 10 साल क्यों लग गया। संविधान को हाथ में लेके घूमने वाले लोग जब ये कहते हैं कि बाबा साहब के हाथ में भी संविधान था, तो उन्होंने शायद पता नहीं बाबा साहब के हाथ में रखे हुए किताब और संविधान से क्या सीखा। अब यही लोग संविधान का दुहाई देने वाले लोग ईडी कार्यालय को घेरेंगे और रोड पे प्रदर्शन करेंगे। घेरने तक, प्रदर्शन करने तक तो समझ में आता है, लेकिन दोस्तों एक बात समझ में नहीं आता है कि प्रदर्शन कब बहुत बड़े जुलूस में तब्दील हो जाता है और कब किसी का आबरू लूट लिया जाता है, किसी का घर जला दिया जाता है और किसी को मार दिया जाता है। सब तो यही कहते हैं ना कि हम लोग संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, ईडी के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, लेकिन उसके बाद जो देखने को मिलता है क्या वो प्रदर्शन होता है, क्या वो धरने का रूप होता है। सबसे बड़ा, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है नेशनल हेराल्ड केस में, इसमें 10 साल लगा ईडी को, और 10 साल लगने के बाद 25 अप्रैल को फाइनली सुनवाई होनी है जिसमें सैम पित्रोदा का भी नाम है। अब ये समझिए दोस्तों कि 10 साल लगा, एक प्रोसेस होता है। मेहुल चौकसी आ रहा है, कल को विजय माल्या आएंगे, कल को नीरव मोदी आएंगे, सारे भगौड़े आएंगे। तो क्या ये कहना कि चुनाव का वक्त है बिहार में इसलिए ऐसा मोदी शाह कर रहे हैं, ये तो आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं। अब सोचने वाला बात यह है दोस्तों कि ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी, सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, केस लड़िए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा पे भी कल पूछताछ हुआ था और आज शायद पूछताछ चल भी रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता है देश का प्रधानमंत्री। क्या सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था में हम लोगों को विश्वास नहीं है। अच्छा, बार बार एक बात कहा जाता है कि जब सत्ता से मोदी जी जाएंगे तो उनका भी हिसाब होगा। तो जब तक सत्ता से नहीं जाएंगे तब तक आग जलाएंगे, जब सत्ता से चले जाएंगे तो जब उन पे ईडी भेजवाइएगा। अगर ईडी को कंट्रोल किया जाता है तो मोदी को चुनाव में हरा दीजिए, उसके उनके पीछे ईडी लगा दीजिए। दोस्तों इन सब बातों से ऊपर उठ के मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर समझने का कोशिश करते हैं कि पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो नेशनल हेराल्ड केस है उसमें क्या कुछ है और ये क्यों समझना चाहिए सबको, कैसे क्या हुआ था। आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी जी, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी जी के अलावा और 5 नाम है, टोटल 7 नाम है। और इन 7 ने कैसे 50 लाख के प्रॉपर्टी को 5,000 करोड़ में तब्दील किया, ये सोर्स और विज्ञप्ति के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं कि विज्ञप्ति के हिसाब से बोल रहा हूं कि ये सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा 5 और नाम है, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा। ये वो सैम पित्रोदा जिनके बारे में कांग्रेस कभी कुछ बोल नहीं सकती है। अगर कभी कुछ बोल दिया तो सैम पित्रोदा नाराज हो जाएंगे। सैम पित्रोदा के बारे में गूगल कीजिएगा, पढ़िएगा आर्काइव में जाके, जहां जहां आपको मिल सकता है। इसमें 5वां नाम है यंग इंडिया कंपनी, ये भी संलिप्त है। इसमें 6ठा नाम है डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और इसमें 7वां नाम है सुनील भंडारी जो कि डायरेक्टर हैं डोटेक्स मर्चेंटाइज के। अब बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये कैसे 50 लाख का प्रॉपर्टी 50 करोड़ में तब्दील हुआ। ये किस तरीके से एक तरीका होता है किसी चीज को छुपाने का, आपको शायद इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा। चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है, मैं खुद इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि सच्चाई क्या है। जो सोर्स, जो रिटन पेपर मैगजीन के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से पढ़ के रिसर्च किया हूं, वो बोलने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो 1937 में नेहरू जी के द्वारा बनाया हुआ जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नामक जो कंपनी थी, जो नेशनल हेराल्ड नाम से पेपर छापती थी, समझिए पहले बात को। 1937 में नेहरू जी ने कुछ साथियों के साथ कंपनी बनाई एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम से, ये कंपनी का नाम हुआ। ये कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से पेपर छापती थी, कई शहरों में इसको सस्ते दाम पर जमीन मिले। एजेएल जो है 2008 में डूब गया, और डूबने से पहले इस एजेएल कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने 90,000 करोड़ का कर्जा दिया था, ठीक है। अब ये 90,000 का कर्जा कैसे वसूल होगा, पैसा तो दिया गया है, वापस लेना है। तो एजेएल चुका नहीं पाई, इसके एवज में 50 लाख रुपए में इसको ले लिया गया तत्कालिक सरकार के द्वारा। कौन सा गतिविधि के द्वारा, ये मैं बोलना जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि शब्द इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का है। अब ये सोचिए कि यंग इंडिया कंपनी एक चैरिटी के जैसा शो करता था अपने आप को। उसके 7 किरदार हैं, 7 मतलब आरोपी हैं। पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, उसके बाद सुमन दुबे जी जो पेशे से पत्रकार हैं, उसके बाद सैम पित्रोदा, उसके बाद यंग इंडिया कंपनी, उसके बाद डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद सुनील भंडारी, उसके बाद जो कि डायरेक्टर थे किसके, डोटेक्स मर्चेंटाइज का। अभी डोटेक्स मर्चेंटाइज अभी इस वीडियो में उसका किरदार नहीं आया। यंग इंडिया कंपनी का बात कीजिए तो एजेएल चूंकि 2008 में डूब गया और 90,000 करोड़ का कर्जा था जो कि कांग्रेस के तत्कालिक सरकार ने उसे एजेएल को दिया था, तो ये नहीं चुका पाई। तो यंग इंडिया कंपनी ने इसे एजेएल को 50 लाख में खरीद लिया।
यंग इंडिया कंपनी ने एजेएल को, जिसको 1937 में नेहरू जी के कुछ साथी के साथ नेहरू जी ने कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम से जो बनाया था, उसको खरीद लिया किसने? यंग इंडिया कंपनी ने एजेएल को, जो कि 2008 में डूब गया और 90,000 का करोड़ इस पे कर्ज था। अब ये सोचिए जरा कि कर्ज देने वाला तत्कालीन सरकार कांग्रेस, डूबने वाला एजेएल, खरीदने वाला यंग इंडिया। अब सोचिए, उस प्रॉपर्टी को सरकार अपने अंडर में भी ले सकती थी, लेकिन चूंकि अगर सरकार अपने अंडर में लेती तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती। लेकिन कंपनी, ऐसा कहा जा रहा है ईडी के चार्जशीट में कि कंपनी बनाया गया, उसके थ्रू उसके जमीन को 50 लाख में ले लिया गया, जिसका आज 2025 में तात्कालिक रेट 5,000 करोड़ है। कहीं मैंने 50 करोड़ बोल दिया होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आ रही है बात समझ में? 7 किरदार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुमन दुबे पेशे से पत्रकार, सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस उन पे खोखती भी नहीं है, इनके बारे में भी कभी वीडियो बनाऊंगा। यंग इंडिया कंपनी जो कि अभी इस किरदार में शामिल हुई है इस वीडियो में, एजेएल को खरीदने वाला कंपनी। फिर से नोटिस करवाऊंगा आपको, अगर कोई भी सरकार अगर किसी जमीन का भूभाग का अधिग्रहण तत्कालिक सरकार करती है तो आने वाले समय में भी वो सरकार का प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी या चैरिटेबल ट्रस्ट अधिग्रहण करेगी तो वो सरकार का प्रॉपर्टी नहीं होगी। ऐसा दिखाया जाएगा कि उस पर मानव अधिकार का काम हो रहा है, जैसे वक्फ में दिखाया गया। पढ़िए बॉस, पढ़िए पढ़िए, मजा भी आएगा और कोई बुड़बक भी नहीं बना पाएगा। तो ये अब यंग इंडिया कंपनी इसको 50 लाख में खरीद लेती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, मैं भी ज्ञानी नहीं हूं, मैं आप ही के जैसा हूं, लेकिन मैं पढ़ लेता हूं। लेकिन अब ये बात समझिए, ये यंग इंडिया कंपनी कोई पुराना कंपनी नहीं था। ये यंग इंडिया कंपनी बिल्कुल ही नई कंपनी है। इसका ये बना 2010 में। अब सुनिए, शुरू हुआ 2010 में। ईडी के चार्जशीट में यह दावा है, मतलब सोर्स कहते हैं ऐसा, ठीक है। सोर्स कहने वाले ने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। जैसे वो सोर्स क्लियर होगा मैं आपको उसको भी ला के दूंगा। अगर इस वीडियो में दम नहीं रहेगा तो इस वीडियो को डिलीट भी कर दूंगा। अगर इस वीडियो में सच्चाई नहीं रहेगा तो इस वीडियो को डिलीट भी कर दूंगा। अगर 5 लाइन गलत बोला हूं तो उसके लिए माफी मांगूंगा, लेकिन पूरा सुनना। ये शुरू हुआ 2010 में। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शेयर जो हैं 76% है। कितना? 76%। कल्पना कीजिए, अगर ये यंग इंडिया कंपनी किसी भारत के समाज के लिए होता, या फिर ये यंग इंडिया कंपनी चैरिटेबल ट्रस्ट होता, अगर ये मानवाधिकार के लिए होता, तो देश के 2 बड़े नेता का इसमें इतना बड़ा शेयर क्यों होता? 24% में 2 और लोग थे, 76 और 24 मिलके 100 हो जाते हैं। और मैं ये बात एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ। भारतीय कंपनी अधिनियम एक्ट के 1956 के हिसाब से अगर आप किसी कंपनी में 55 से 60% शेयर के मालिकाना हक रखते हैं, मान लीजिए हक रखते हैं सिर्फ, वो उस कंपनी के मालिक आप होंगे। ये लॉ है, ये एक्ट है। संविधान के हिसाब से अगर कोई वकील इसको कोर्ट में मतलब दलील देगा तो इसमें जो इसका ज्यादा शेयर रहेगा, कंपनी का मालिक अंत में वही घोषित होगा। कोई नहीं कह सकता है जुबान उठा के कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। कोई नहीं बोलेगा, कोई बोल के दिखा दे। 76% शेयर है। इसमें 24% में 2 और नाम है, मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। इनके बारे में जाके पढ़िए। मेरे से अगर उम्मीद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के ऊपर वीडियो चाहिए आपको, ठीक है। तो 4 लोग हो गए टोटल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, जिनको मिला के 100% शेयर हो जाएगा। अब सवाल ये है देश भर में कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही को टारगेट पर रडार पे, ईडी की नजर में। कांग्रेस में सिर्फ इतने सारे नेता हैं, उन्हीं को क्यों? तो उन्हीं को इसलिए क्योंकि जो मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस है, ये अब इस दुनिया में नहीं है, मर गए ये लोग, ठीक है। इनका देहांत हो गया, ये लोग स्वर्गवास हो गए, इनके आत्मा को शांति मिले, ठीक है, इनके अच्छे कर्मों के लिए। तो ये जो मुख्य आरोपी अब बनेगा कौन? मरे हुए आदमी पे तो केस चलेगा नहीं बॉस, सबसे बड़ा चीज है। तो आरोपी है कि 50 लाख को 5,000 करोड़ बनाया गया, ठीक है। ईडी अपना दावा कर रही है चार्जशीट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सब संविधान जो, अच्छा एक बात बताइए, संविधान खतरा में है ना? मोदी के राज्य में संविधान खतरा में है या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर खतरा में ही है संविधान तो ईडी को 10 साल क्यों लगा? अगर संविधान का दुरुपयोग किया जा सकता है बिना विधि बनाए हुए, बिना कानून बनाए हुए, तो क्या ये 10 साल लगता? पहले 1915 में मामला जाता कोर्ट में, फिर 2022 में प्रस्तुत होना पड़ता प्रशासन के सामने, और फिर 2025 में कार्रवाई होती, जो कि आज हो रही है। सबसे बड़ा चीज ये है कि पॉलिटिक्स में सब कुछ, ये सब चीजें चलते रहती हैं, वार प्रतिवार लोग करते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन एक जो चीज है ना, जो विपक्ष बोलती है कि ईडी इडियट है, कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि ईडी इडियट है, फिर कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि ईडी पपेट है बीजेपी का, और फिर कांग्रेस के एक नेता बोलते हैं कि राजनीतिक बदले के भाव से जो राजनीति करती है मोदी, उसकी वजह से कर रहा है। तो ईडी इडियट है, इसका मतलब आप इस देश के ईडी पर यकीन नहीं करते हैं, ठीक है। कभी तो ये सत्ता जाएगी, ईडी पे यकीन होगा आपको। ईडी को पपेट बोल रहे हैं आप, तो संविधान का कितना इज्जत कर रहे हैं इसी से देख लीजिए, ठीक है ना। वक्फ बिल पे जो बोलेगा, जो आएगा, उसका आंख निकाल लेंगे, पैर काट देंगे। दिल में कुरान है, हाथ में विधान है, सुनते जाइए। अगर बहुत सारे चीज को देखिएगा तो अमर्यादित टिप्पणी का एक दौर चला हुआ है। एक 2% के यूट्यूबर बोलता है कि मोदी जी मुसलमान को पंक्चर बनाने वाले बोल दिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आंख निकाल लूंगा, पैर काट दूंगा, ये सब कौन सा तरह का लैंग्वेज है?
खैर ये तो अलग सब्जेक्ट है वकफ। आते हैं फिर से नेशनल हेराल्ड पे। यंग इंडिया कंपनी जो है चैरिटी के तरह दिखाई देने वाली कंपनी बनाई गई, लेकिन ईडी का ये भी दावा है चार्जशीट में कि 414 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किया गया। क्योंकि जब चैरिटी आप करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलता है। एनजीओ रहिएगा तो आपको टैक्स में छूट मिलेगा अथवा टैक्स नहीं लगेगा। शिक्षा में किसी शिक्षण संस्थान में देखते हैं टैक्स कम रहता है या फिर टैक्स लगता ही नहीं है ना। एसेट्स लाइबिलिटीज का अलग अलग टैक्स होता है कि बेंच कुर्सी पे टैक्स लगेगा कि नहीं और कलम कॉपी पे टैक्स लगेगा कि नहीं और कितना लगेगा। खैर ये सब छोड़िए, अगर लगता है तो दुर्भाग्य है, सरकार किसी का भी हो, मैं उन पर थूकता हूँ। चलिए पॉइंट पाइए। यंग इंडिया कंपनी जो है, ईडी ने कहा इसके बारे में चार्जशीट में कि कभी भी कोई इसमें चैरिटी का काम नहीं हुआ, एक भी नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कंपनी बनाया राजीव अनाथालय और एक भी अनाथ उसमें है ही नहीं। जैसे मान लीजिए वक्फ बोर्ड, अल्लाह के नाम पर जमीन दान कर दिया, एक बार तो दान कर दिया और एक भी अनाथालय और बेवाओं और विधवाओं के लिए घर नहीं है और किसी गरीब मुसलमान के लिए उसमें स्कूल कॉलेज नहीं है और अस्पताल नहीं है और वो जमीन पे कुछ माफियाओं का राज है। ठीक है, मैं पत्रकार होने के नाते ऐसा बोलना समझता जरूरी समझता हूँ, कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक बात है कि अगर जो धरातल पे 100% सच है उसको तो बोलना पड़ेगा। खैर इस नेशनल हेराल्ड केस में आपने क्या सीखा, क्या समझा और क्या जाना? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी का तकलीफ बढ़ सकता है? और जो दो लोग नहीं है अब इस दुनिया में, जो कि शुरू यंग इंडिया कंपनी जो 2010 में हुआ था उसमें मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का भी 24% शेयर था, जिसमें यंग इंडिया कंपनी में जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का 76% शेयर है, जो कि चैरिटी वाला एक ट्रस्ट के जैसा बनाया गया था जिसमें कोई भी चैरिटी अभी तक नहीं हुआ। ईडी का दावा है कि 414 करोड़ का टैक्स चोरी किया गया। अगर वो कंपनी रन कर भी रही थी तो टैक्स कहाँ था कंपनी का? स्वामी सुब्रमण्यम ने 2013 में केस किया था। मूलभूत बिंदु ये है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 50 लाख में एजेएल से, है ना, यानी कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी से एजेएल जो 2008 में डूब गया था, उसको 90 करोड़ तत्कालिक सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। उसको नहीं चुकाने के एवज में, चूंकि कांग्रेस पार्टी अगर उस पैसे को तहसील थी या फिर मतलब तत्कालिक सरकार अगर उस पैसे को अधिग्रहण करती तो वो भारत सरकार का पैसा होता, तब जाके एक यंग इंडिया कंपनी का एंट्री होता है जो अचानक से पैदा हो गया 2010 में। ये नेहरू जी उस समय नहीं बनाए थे, 1937 में, जब ये एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी का मतलब नींव रखा गया था। खैर इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये जो गिरफ्तारी होगी सोनिया गांधी या राहुल गांधी का, या फिर जो ईडी कर रही है, इतना सुनने के बाद आपको क्या लगता है? कोई और साक्ष्य और सोर्स आपके पास है तो हमें बताइए कि ईडी जानबूझ के कर रही है और मोदी जी और अमित शाह जी करवा रहे हैं। और इतना सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें क्यों हुई होंगी? क्या ये आपको घोटाला लगता है या फिर मोदी की साजिश? इस टॉपिक में डॉटेक्स मर्चेंटाइज और प्राइवेट लिमिटेड जो है, जिसका मालिक सुनील भंडारी है, उनके बारे में आगे बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को अभी खत्म करते हैं और आपको ये बताते चलते हैं कि नेशनल हेराल्ड का जो प्रॉपर्टी है और एजेएल का जो प्रॉपर्टी है, जहां जहां भी ये प्रॉपर्टी है छापेमारी हो रही है और उनको सील किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये आपको इतना सुनने के बाद क्या लगता है? क्या लगता है कि जानबूझ के तत्कालिक सरकार कर रही है, ये जानबूझ के राजनीति में बदला लिया जा रहा है? और भाई सीधी सी बात है, पता है इस देश का खूबसूरती क्या है? संविधान का जो संविधान जपते हैं, आप कभी भी किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कभी भी किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। बस एक औचित्य बनता है और औचित्य होना चाहिए और रीजन होना चाहिए। कभी भी कर सकते हैं बॉस, कभी भी हाथ काट के थाने में जाकर एफआईआर कर सकते हैं कि फलाने ने मार दिया है। लेकिन फलाना को तब तक बुरा नहीं लगेगा जब तक प्रशासन उससे पूछ नहीं लेगी। प्रशासन पूछ सकती है जाके, तुमने हाथ काटा है जी, तुमने मारा है इसको, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर किया है। वो जाके इज्जत से बोल देगा नहीं सर नहीं मारे, गाँव वाले से पूछ लीजिए, वो भाई इज्जत बड़ी हो जाएगा। जब इस संविधान का इतना कदर है तो जांच हो जाने दीजिए। और आपको लगता है कि कोई मतलब बीजेपी का या फिर कोई भी पार्टी का, किसी को भी लगता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, कभी भी जाके किसी के ऊपर केस कर दीजिए। सीधी सी बात है, जो गलत है सो गलत है एकदम। आप कभी भी कोई भी मुद्दा दे दीजिए। आपको लगता होगा कि ये मतलब आके ऐसे बोल रहा है, नहीं बॉस मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी टॉपिक दे दो, आप कोई भी साक्ष्य दे दो, सबूत दे दो, आप दो ना, मुझे पढ़ के दो आप, मुझे खुशी होगा, मैं वही आके पढ़ दूंगा, यहाँ पे सेम टू सेम पढ़ दूंगा अगर आपका सोर्स पक्का होगा तो। ये बताना जरूरी होता है। सिर्फ रोड पे माइक लेके मैं घूमना मेरा काम नहीं है, मेरा आत्मा जमीर इजाजत नहीं देता है। रोड पे सिर्फ घूम के व्यूज कमाना मेरा आत्मा जिम्मेवारी नहीं देता है। अगर यहाँ कंटेंट में अगर यहाँ पे सच बोलूंगा रूम से बैठ के तो दिल तक जरूर पहुंचेगा। जय हिंद।